नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर की कार्रवाई। थाना चौक, बाटा चौक, गंगा सागर चौक और महिला कॉलेज रोड से हटाया गया अतिक्रमण। जयनगर में बाढ़ की समस्या को देखते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग के एसडीओ ने कमला तटबंध निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। मधुबनी से दरभंगा में रहकर पढ़ाई करने वाले युवक की लॉज में फंदे से लटका हुआ मिला शव। जिलाधिकारी ने मनरेगा के तहत जिले में चल रही योजनाओं की समीक्षा। बिस्फी के पतौनापी क्षेत्र के एक गांव से एक महिला का हुआ अपहरण। 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष किया जन सत्याग्रह व जेल भरो आंदोलन। छब्बीस जून 2023 को मधुबनी के वॉटसन +2 उच्च विद्यालय में श्रम विभाग के द्वारा लगाया जाएगा रोजगार मेला। हरलाखी प्रखंड के जिरौल गांव में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। पुत्री की शादी के लिए रखे नगद रुपए समेत 1 लाख के जेवरात की हुई चोरी। एक ही परिवार के 2 बेटों ने नीट परीक्षा में लहराया कामयाबी का परचम। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के टीपीसी मेघदूतम सभागार में ललित कुमार शिक्षक द्वारा रचित मैथिली कविता संग्रह हिलकोर का हुआ लोकार्पण। विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभावास का रामचरितमानस पाठ से हुआ शुभारंभ। पार्थिव शिव पूजन स्तंभ का संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति ने किया उद्घाटन। और मधुबनी के मुदित पाठक ने अपनी पुस्तक के लिए बनाए 2 विश्व रिकॉर्ड। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी नगर निगम प्रशासन ने स्पेशल ड्राइव अभियान के तहत नगर के अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर बुलडोजर चलाया। गौरतलब है कि इस दौरान मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के स्टेशन चौक, थाना चौक, गंगा सागर चौक, महिला कॉलेज रोड समेत विभिन्न जगहों से अतिक्रमण खाली कराया गया। मधुबनी नगर निगम प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मंगलवार को स्पेशल ड्राइव चलाया। नगर निगम प्रशासन कर्मचारियों के साथ सड़क पर जेसीबी के साथ अतिक्रमण को हटाने का काम किया। इस दौरान सड़क किनारे लगाए गए गुमटी को जब्त कर ट्रैक्टर पर लाद कर निगम कार्यालय ले जाया गया। नगर निगम की सख्ती को देख अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई। सिटी मैनेजर राजमणि कुमार के नेतृत्व में इस स्पेशल ड्राइव से 5 लाख का सामान भी जब्त किया गया है। पिछले दिन अधिकारियों की बैठक में हर हाल में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया था। अतिक्रमणकारियों के सामानों को जब्त करने का आदेश डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने दिया और कहा था इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस आदेश के आलोक में ही शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की गई। नगर थाना पुलिस से भी नगर निगम प्रशासन ने सहयोग लिया और जहां भी अतिक्रमण मिला उसे हटा दिया गया। चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान सिटी मैनेजर राजमणि कुमार ने बताया कि नाला और सड़क पर सामान रखने वाले दुकानदारों पर जुर्माना भी लगाया गया है। इसके तहत इस अभियान से 15,000 राशि की वसूली की गई है। उन्होंने बताया कि सड़क और नाला से हर हाल में अतिक्रमण को हटा लिया जाना है। इसके लिए बार बार चेतावनी भी दी जा रही है। उन्होंने आम लोगों से भी अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया। बताया कि अतिक्रमण के कारण रोड में जाम की समस्या उत्पन्न होती है। वहीं नाले की सफाई सही से नहीं हो पा रही है। नाला ब्लॉक होने से जल जमाव का संकट उत्पन्न होता है। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चला रहा है। जो अस्थायी अतिक्रमण उसको हटाया जा रहा है।
क्योंकि प्रतिदिन देखा जा रहा है कि स्कूल, कोचिंग और प्रशासन या पब्लिक जो आ रही है उसको बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है और अनाप शनाप जगहों पर लोग गाड़ी उड़ी लगा करके और ठेला ठुमका ये सब लगा करके जाम किया जा रहा है। इस स्थिति में जिला प्रशासन ने ये डिसीजन किया है कि प्रत्येक महीने में अस्थायी अतिक्रमण को हटाने का कार्य किया जाए। अभी तो आप हटा दिए, फिर पुनः कुछ देर के बाद लगेगा। पुनः हम लोग कोशिश करके हटाएंगे, फाइन कर रहे हैं और फाइन करके उसको जब्त करेंगे। सामान नहीं मानेगा तो उसको जो लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस दिया गया है उसको रद्द करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। अभी यहाँ से किधर जाएगी? अभी यहाँ से आप लोग के महादेव मंदिर होते हुए, थाना चौक महादेव मंदिर होते हुए महिला कॉलेज रोड के अतिक्रमण खाली कराएंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं इसको लेकर बाढ़ नियंत्रण विभाग के एसडीओ व जेई ने कमला तटबंध के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। जयनगर पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। भू अर्जन नहीं होने के कारण तटबंध निर्माण कार्य बाधित है, जिससे इस साल बाढ़ से तबाही मच सकती है। विभागीय अधिकारियों की माने तो तटबंध निर्माण हेतु विभाग के द्वारा जमीन की स्वतः और प्रकृति की जांच कर प्रतिवेदन की मांग अंचल कार्यालय से किया गया है, जिसे विभाग को अब तक नहीं दिए जाने की बात सामने आई है। इस वजह से विभाग के द्वारा आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता इंजीनियर दिलीप कुमार ने बताया कि कमला नदी के पूर्वी तटबंध करीब 1135 मीटर व पश्चिमी तटबंध 600 मीटर बनना है। पश्चिमी तटबंध बलडीहा गांव से नेपाल सीमा स्थित तटबंध तक करीब 570 मीटर तक तटबंध निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जिससे मिट्टी भराई, ऊंचीकरण, जियो बैग लगाना शामिल है, जबकि बरसात बाद खरंजा लगाया जाएगा। उन्होंने बताया इसी बीच लगभग 30 मीटर तक तटबंध निर्माण कार्य बाधित है। भूस्वामी के द्वारा अपने जमीन को आवासीय क्षेत्र बताते हुए मुआवजा की राशि नहीं लेने के कारण बीते 6 माह से मामला लंबित है और तटबंध निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, जबकि भू अर्जन विभाग उस 30 मीटर भूमि को कृषि योग्य बताया है। एसडीओ ने बताया कि बेतौनहा गांव स्थित कमला पूर्वी तटबंध का काम अभी बाकी है। स्थानीय स्तर पर भूमि सीमांकन और जमीन मालिकों को मुआवजा मिलने के बाद जमीन मालिकों के द्वारा निबंधन किया जाएगा, तब जाकर तटबंध निर्माण कार्य शुरू होगा। गौरतलब है कि 17 दिसंबर 2021 में जयनगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 325 करोड़ रुपए की लागत से कमला नदी के पूर्वी और पश्चिमी तटबंध को ऊंचीकरण, सुदृढ़ीकरण व पक्कीकरण का बाराज निर्माण के साथ शिलान्यास किया था। करीब 1.5 साल बीत जाने के बाद भी बाढ़ नियंत्रण विभाग को भू अर्जन के द्वारा तटबंध निर्माण हेतु जमीन मुहैया नहीं कराया गया। मानसून आने के साथ जयनगर प्रखंडवासियों को बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कमला नदी के पश्चिमी तटबंध नेपाली सीमा तक तटबंध निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर कराया गया, लेकिन 30 मीटर मुआवजा के कारण कार्य 6 महीने से बाधित है। गौरतलब है कि 13 जुलाई 2019 को कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ से कई गांव प्रभावित हुए थे, जबकि कमला पुल के उत्तर नेपाली सीमावर्ती गांव बेतौनहा, अकौनहा एवं बलडीहा गांव स्थित तटबंध निर्माण नहीं होने से बाढ़ के पानी का दबाव अधिक इसी क्षेत्रों में देखा गया। पश्चिमी तटबंध निर्माण कार्य स्थल पर विभागीय कनीय अभियंता मनोज कुमार व रितेश कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि तटबंध निर्माण हेतु जमीन की स्वत्व एवं प्रकृति जांच प्रतिवेदन भू अर्जन विभाग को भेजा जा चुका है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी से दरभंगा जाकर पढ़ाई करने वाली एक छात्र का लहरियासराय थाना क्षेत्र के एक लॉज में फांसी के फंदे से लटका हुआ शव बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में अब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। गौरतलब है कि मृतक मधुबनी जिला के मधेपुर थाना क्षेत्र के दलदल गांव का रहने वाला है। उसकी पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद शहनवाज के रूप में की गई है। मधुबनी से दरभंगा पढ़ने आए मोहम्मद शहनवाज का शव फांसी से लटका हुआ मिला। हत्या है या आत्महत्या, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। प्राप्त सूचना के अनुसार लहरियासराय थाना क्षेत्र के मोहल्ला मुगलपुरा स्थित एक लॉज में रह रहे मधुबनी जिला के मधेपुर थाना क्षेत्र के दलदल गांव के रहने वाले मोहम्मद समीम का 22 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शहनवाज का शव मिला है। शहनवाज दरभंगा में रहकर पढ़ाई कर रहा था।
मकान मालिक का कहना है कि 6-7 महीना से शहनवाज यहां रह रहा था। सोमवार की सुबह एक छात्र को रूम दिखाने के लिए गया तो गेट खुलवाने की कोशिश की, गेट नहीं खुला। काफी मशक्कत के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो खिड़की को बाहर से खोला गया तो वह फांसी के फंदे से लटका हुआ था। फिलहाल युवक के परिजन को इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना पर लहरियासराय थाना की पुलिस टीम पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। घटना की सूचना पुलिस के द्वारा परिवार को दिया गया। थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने बताया कि एफएसएल टीम को बुलाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में मधुबनी जिला में मनरेगा के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए कई अहम दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिले में मनरेगा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान एरिया ऑफिस इंस्पेक्शन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि मनरेगा की योजनाएं आम जनों के सरोकार से सीधे जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे में न केवल हमें अपनी कार्यशैली को स्तरीय बनाए रखना होगा, बल्कि सभी कार्य उपलब्धियों से संबंधित डेटा को पोर्टल पर समय से अपलोड करना होगा। उन्होंने निरीक्षण कार्य को सटीकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान उनके द्वारा मानव कार्य दिवस के सृजन, अमृत सरोवर सहित जल जीवन हरियाली की विभिन्न योजनाओं जैसे सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं, तालाबों, आहारों, पाइनों इत्यादि के जीर्णोद्धार की समीक्षा की गई। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रसार को भूगर्भीय जल संरक्षण की दिशा में ठोस पहल मानते हुए उन्होंने कहा कि सभी प्रखंडों में तय लक्ष्य के अनुरूप इसे जल्द से जल्द पूर्ण करें। उन्होंने मानसून की आवक को देखते हुए कहा कि जिले में 7 लाख नए वृक्ष लगाए जाने हैं। ऐसे में इसकी अभी से तैयारी शुरू कर दें ताकि वर्षा के दौरान सभी वृक्ष ठीक प्रकार पोषित होकर हरे भरे रहें। उन्होंने निर्देश दिया कि जिस मनरेगा पीओ के द्वारा कार्य में अपेक्षा अनुरूप कार्य संपादन नहीं किया गया है, उनके मानदेय में कटौती की जाए। इस मौके पर डायरेक्टर डीआरडीए किशोर कुमार सहित सभी प्रखंडों के मनरेगा पीओ उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र से आए दिन अपहरण की खबर सामने आती रहती है। ताजा मामला पतौना ओपी क्षेत्र का है, जहां एक शादीशुदा महिला का अपहरण कर लिए जाने की बात सामने आई है। इसको लेकर अपहृता की मां ने स्थानीय थाना में 7 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। आए दिन लड़कियों के अपहरण व बलात्कार के मामले से पूरे देश का माहौल गर्म है। एक ताजा मामला पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव से एक शादीशुदा 3 बच्चों की मां के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। ओपी क्षेत्र के नरसाम गांव से एक महिला का अपहरण कर लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। महिला की मां के आवेदन पर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज मामले में अपहृता की मां ने कहा कि बीते 16 जून को उसकी पुत्री घर से शौच के लिए गई थी, जो लौटकर घर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद जब नहीं मिली तो मामला थाना में दर्ज कराया है। दर्ज मामले में गांव के ही सत्यनाम पासवान, संजीत पासवान सहित 7 लोगों को आरोपित करते हुए अपहरण कर लिए जाने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अपने अवगत छिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के उनकर कार्यकाल पूर्ण भेलन है। ई 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ले समर्पित रहल छे। एहि अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश स्तर पर महासंपर्क अभियान चलायल जा रहा है। यह कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आगमन झंझारपुर लोकसभा में भ रहल छन। आगामी 24 जून शनिवार को दिन के 1 बजे झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के सभा के आयोजन कैल गेल है। अपने से विनम्र आग्रह कि अपने यही सभा में अवश्य पधारी। धन्यवाद। हमारे साथ समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी।
सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा जेल भरो तथा जन सत्याग्रह आंदोलन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हुए। केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा हटाओ देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। जन सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व राज्य सचिव राम नरेश पांडे, जिला मंत्री मिथिलेश झा समेत अन्य लोग कर रहे थे। सुबह 9:45 पर राज्य सचिव राम नरेश पांडे के नेतृत्व में हजारों पार्टी कार्यकर्ता जिला कार्यालय से निकलकर समाहरणालय के मुख्य द्वार पहुंचकर जन सत्याग्रह पर बैठे। देखते देखते हजारों पार्टी कार्यकर्ता जुटने लगे। समाहरणालय का दोनों द्वार बंद कर दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ी तो आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। पार्टी नेतृत्व के समझने पर सड़क जाम हटाया गया। मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ वार्ता के आधार पर सभी सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करते हुए कुछ नेतृत्वकारी पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर नगर थाना लाया गया। वहीं बाकी सभी भाकपा कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह स्थल से रिहा किया गया। गिरफ्तार होने वाले में राज्य सचिव राम नरेश पांडे, जिला मंत्री मिथिलेश झा, बिहार महिला समाज की महासचिव राजश्री किरण, उपेंद्र सिंह, कृपानंद आजाद, राम नारायण यादव, मनोज मिश्र, सूर्य नारायण यादव, सूर्य नारायण महतो, राजेश कुमार पांडे, जामुन पासवान, अरविंद प्रसाद, लक्ष्मण चौधरी, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरा करते हुए नगर थाना से रिहा किया गया। आंदोलन का मुख्य मांग केंद्र सरकार की विफलता से परेशान आम लोगों के कल्याणकारी योजनाओं में कटौती रोकने,
मनरेगा कानून के कमजोर करने की साजिश के तहत उसके बचत में कटौती की गई। इस आंदोलन में पंडौल, रेका, झंझारपुर, लखनौर, मधेपुर, बेनीपट्टी, मधवापुर, हरलाखी, बिस्फी, लौकही, खुटौना, कलवाही समेत सभी प्रखंडों से पार्टी कार्यकर्ता व समर्थक हजारों की संख्या में भाग लिए। यहाँ राज्य परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह जन सत्याग्रह जेल भरो अभियान है। आपको मालूम होगा 8-9 को 30 जिलाओं में 1 लाख से ऊपर लोगों ने गिरफ्तारी की। आचार संहिता मधुबनी में रहने के कारण, बिहार के कुछ जिलाओं में रहने के कारण 8 जिलाओं में आज जन सत्याग्रह जेल भरो अभियान हो रहा है। हमारा मुख्य मांग है बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ। हम संविधान के रक्षा के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए, बेरोजगार नौजवानों को रोजी देने के लिए, महंगी पर लगाम लगाने के लिए, केंद्र प्रदत्त योजनाओं में आम नागरिकों को लाभ दिलाने के लिए, निजीकरण के खिलाफ या बीजेपी हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ जन सत्याग्रह जेल भरो अभियान मधुबनी जिला में हजारों की संख्या में लोग समाहरणालय पर आए हैं और इस मांग के साथ अपना सत्याग्रह अभियान चला रहे हैं। राम नरेश पांडे, सचिव राज्य परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बिहार। बोलिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आह्वान है पूरे देश में, मोदी भगाओ देश बचाओ। क्योंकि मोदी के जब से मोदी जी आए हैं 2014 से मेरे देश में भ्रष्टाचार, लूट खसोट, महंगाई, बलात्कार, अत्याचार ये सब चरम पर है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो जितना भी देश का युवा है, महिला है और गरीब किसान मजदूर है, सबको एकत्र करके आज हम लोग कलेक्ट्रेट मधुबनी को चक्का जाम करेंगे और प्रशासन से मांग करेंगे कि आने वाला जो चुनाव है 2024 उसमें हम लोग पूरे देश में अभियान चला करके इस बार गद्दी से मोदी जी को उतारने का काम करेंगे। क्योंकि अब उनका मनमानी अब नहीं चलेगा और स्थानीय जो मुद्दा है गरीब गुरबा का, उसमें आप देख रहे हैं जो ब्लॉक से लेकर के जिला तक जबरदस्त लूट खसोट मचा हुआ है और गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, किसान को कोई सुनने वाला नहीं है। केंद्र सरकार को जवाब देना होगा। केंद्र सरकार का जो नीति है उसके खिलाफ हम लोग आज सड़क पर उतरे हैं। मैं राजश्री किरण, बिहार महिला समाज के महासचिव। मधुबनी जिला समाहरणालय पर भाजपा भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, नया भारत बनाओ नारा के साथ आज हम लोग जेल भरो अभियान में उतरे हुए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पूरे देश के अंदर जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। बेरोजगारों का आलम ये हो गया है कि रोजगार नहीं मिल पा रहा है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। देश अडानी और अंबानी के हाथ से गिरवी रख करके आज मजदूरों का शोषण हो रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज मधुबनी जिला में अपनी शहादत का एक इतिहास को दोहराने के लिए भाजपा भगाओ देश बचाओ नारा के साथ आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार होगी तो हम महंगाई को कम करेंगे, साल में 2 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। 9 साल की भाजपा की शासन में कहा गया 18 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार का सवाल। उसी पर्दाफाश के लिए आज हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए जिला समाहरणालय मधुबनी में पहुंचे हैं। राम नारायण यादव, जिला सचिव मंडल सदस्य CPI मधुबनी। राज्यव्यापी जन सत्याग्रह जेल भरा आंदोलन के तहत मधुबनी जिला समाहरणालय के सामने हम लोग जन सत्याग्रह में पूरे मधुबनी जिला के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ पे आज जुटे हैं। हम लोग यहाँ पे जुटे हैं, हम लोग जन सत्याग्रह कर रहे हैं
केंद्र सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ हम सत्याग्रह कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो मजदूर का महत्वाकांक्षी योजना है मनरेगा और उसको बंद करने की साजिश जो कर रही है, उसके बजट में जो कटौती किया है, हम उसके खिलाफ केंद्र सरकार का खिलाफत कर रहे हैं। हम खिलाफ कर रहे हैं कि शहरी और ग्रामीण आवास योजना जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके आवंटन में जो कटौती हुआ है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे जन सत्याग्रह पे जुटे हुए हैं। हम यहाँ जुटे हुए हैं, देश के नौजवान बेरोजगार हैं और नरेंद्र मोदी धर्म के नाम पर नौजवानों को रोजगार देने का दिलासा दिलाकर अपना वोट लेकर केंद्र के सत्ता पर काबिज है, लेकिन नौजवान को नौकरी नहीं मिली। बेरोजगारी दर बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बिहार पार्टी के द्वारा आहूत इस जन सत्याग्रह आंदोलन में और मधुबनी जिला के जिला समाहरणालय के सामने 25,000 का कार्यकर्ता यहाँ जुट रहे हैं। अभी जुटेंगे हम लोग यहाँ अनवरत प्रशासन से मांग करके और जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार के काम तक पहुँचाने का काम करेंगे। जब तक केंद्र सरकार को 2024 में हम गद्दी से हटा नहीं देते, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विपक्षी ताकतों के साथ तालमेल बनाकर आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी की सत्ता 2024 में हम दच्युत करने का काम करेंगे। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आगामी 26 जून 2023 को मधुबनी जिला के वाटसन +2 उच्च विद्यालय के मैदान में श्रम विभाग के द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी है। इस बात की जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया। जिला में बेरोजगारी समस्या दूर करने के लिए जिला स्तरीय 1 दिवसीय रोजगार मेला 26 जून को वाटसन +2 उच्च विद्यालय परिसर में लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह बातें जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाली देश बनने की राह पर है। बढ़ती जनसंख्या के सामने आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है रोजगार सृजन। उन्होंने कहा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर मार्च 2023 में 7.8% से बढ़कर अप्रैल 2023 में 8.11% हो गई है। CMIEE के रिपोर्ट के अनुसार ही बिहार की बेरोजगारी दर 19.1% थी। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए एक बात तो साफ है कि रोजगार सृजन सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है और भविष्य में भी सरकार को इस विषय पर लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा। इन्हीं सारी चुनौतियों को देखते हुए श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष जिले में रोजगार से मार्गदर्शन मेले का आयोजन करती आ रही है ताकि प्रदेश के सभी जिलों में अधिक से अधिक बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार मिल सके तथा रोजगार के लिए मार्गदर्शन किया जा सके। मधुबनी जिला के लिए श्रम संसाधन विभाग के निर्देशानुसार 26 जून 2023 को रोजगार मेला का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। जिला नियोजन पदाधिकारी आशीष आनंद ने बताया कि बीते वर्ष 18 मई 2022 श्रम संसाधन विभाग द्वारा 1 दिवसीय मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें कई बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराया था। रोजगार मेले में आकर लेकर आ रही अभ्यर्थियों का NCC पर पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए जिन्होंने अपना पंजीकरण करवा रखा है वह अपना NCC ID नोट करते हुए मेले में उपस्थित हो सकते हैं। वैसे लोग जो NCS पर पंजीकृत नहीं हैं, उनका पंजीकरण जिला नियोजनालय मधुबनी द्वारा मेले में करवा दिया जाएगा। इस वर्ष के रोजगार मेले में आमधानी प्राइवेट लिमिटेड, ICICI स्किल एकेडमी, स्किल डेस्क, LIC, नेहा एंटरप्राइजेज, भारत फाइनेंस, SIS सिक्योरिटी जैसी प्रसिद्ध कंपनियां न्यू जॉब उपलब्ध कराएगी। इस वर्ष जिला नियोजनालय मधुबनी स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराने हेतु विभागीय खासकर प्रयासरत है। नियोजनालय ने जिले में स्थित विभिन्न उद्योगों एवं कंपनियों से अपनी रोजगार रिक्तियां साझा कर मेले में भागीदारी लेने के लिए आमंत्रित किया है। विभिन्न योजनाओं के साथ जिला स्तर से अलग अलग विभाग केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण संबंधित सभी जरूरी जानकारी अभ्यर्थियों से साझा करेंगे, जिससे उन्हें अपने जीवन के लिए एक उचित मार्गदर्शन मिल सके। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित रोजगार मेला बिहार सरकार के महत्वाकांक्षी 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की ओर से एक सकारात्मक व अहम कदम है। रोजगार युवा 26 जून 2023 को रोजगार मेले में शामिल होकर अपने जीवन की ओर कदम बढ़ाकर अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकते हैं।
उन्होंने जिला के सभी बेरोजगार युवक युवतियों को समाचार के माध्यम से आगाह किया है कि 26 जून को वाटसन +2 उच्च विद्यालय के प्रांगण में अपनी बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिए ससमय पहुंचकर रोजगार मेला का लाभ उठाएं। सर, आपके शहर में नियोजन मेला लगाया जा रहा है आप लोगों की तरफ से, इसके संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। यहाँ सारे मधुबनी के जितने भी युवाओं हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आगामी सोमवार को मतलब 26 जून को जिला नियोजनालय के द्वारा 1 दिवसीय नियोजन मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये बेसिकली हम लोग हर साल श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में ये नियोजन मेला लगाते हैं। तो ये शुरुआत अभी दरभंगा से हो रही है और दूसरी नियोजन मेला जो है यहाँ सोमवार को मधुबनी में हो रहा है। इसमें क्या क्या सर लगाया जा रहा है? मुख्यतः इसमें जितने भी नियोक्तागण हैं ये निजी कंपनी के होते हैं। तो यहाँ पे हम प्रयास है मेरा कि जितने भी अलग अलग फील्ड के अलग अलग क्षेत्र के जो नियोजक हैं, चाहे कोई फाइनेंस सेक्टर के हो, कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर के हो, कोई लोकल ही हमारे लोकल एम्प्लॉयज़ हो, वो हो, ITI वालों के लिए हो या ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो मेरा प्रयास ये है कि जितने भी विभिन्न क्षेत्र के जो नियोजक हैं वो हमारे इस नियोजन मेला में आए। और जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनके लिए अच्छा सुनहरा मौका है कि सोमवार को यहाँ आके वो अपना रोजगार पा सकते हैं। जो युवक यहाँ आएंगे उनको क्या क्या लेके आना होगा? जी, उनके लिए सबसे पहला तो बायोडाटा ज़रूरी है जहाँ तक उन्होंने पढ़ा है, और उसके साथ साथ इस नियोजनालय में NCS पोर्टल पर निबंधन होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल करियर सर्विस का एक पोर्टल है, उस पर निबंधन होना ज़रूरी है। अगर वो निबंधन पूर्व से कर रखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग ऑन द स्पॉट वहाँ मेला स्थल पर भी हम लोग निबंधन का हम लोग इंतज़ाम कर रखे हैं। उनके साथ में फ़ोटो भी लाना होगा? हाँ, एक फोटोग्राफ भी चाहिए होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र से एक बार फिर भीषण चोरी की खबर सामने आई है, जहां चोरी के कारण जिरौल गांव में शादी का माहौल गम में तब्दील हो गया। गौरतलब है कि पीड़ित के घर में बेटी की शादी होनी थी, जिसके कारण घर में नगद व जेवरात रखे थे, लेकिन बीती रात अज्ञात चोरों के द्वारा सभी पर हाथ साफ कर दिया गया। इस घटना के बाद से लोगों में दहशत और आक्रोश दोनों का माहौल व्याप्त है। खिरहर थाना क्षेत्र के जिरौल गांव में शादी का उत्साह गम में तब्दील हो गया। दरअसल जिरौल गांव निवासी दिलीप साह की पुत्री की शादी आगामी 23 जून को तय है, लेकिन शादी से 3 दिन पूर्व ही अज्ञात चोरों ने उनके घर में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। घटना सोमवार रात की बताई गई है। पीड़ित गृह स्वामी के अनुसार सोमवार की रात वह 100 परिवार सो गए। सुबह करीब 3 बजे जब नींद खुली तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और लाइट बंद था। जब घर का लाइट जलाया तो देखा कि घर के अंदर कपड़े सब बिखरे पड़े थे। घर में रखा 50,000 नगद, करीब 1 लाख से अधिक का सोना चांदी का जेवरात सभी चोरी हो चुका था। फिर घटना की सूचना पुलिस को दी। इधर सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष के निर्देश पर SI दिनेश ओझा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना का गहन जांच पड़ताल किया। इस बाबत थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने बताया कि पीड़ित परिवार के लोगों का बयान दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हम दीपक रही तक बाद नानी से बोल। रात में जब सो के आप उठ रहे तो कैसे क्या घटना हुआ? हम उठे जब पेशाब करने के लिए उठे ना, करीब 1:30-1:15 के बीच में, तो मैं पेशाब करके उधर से आया तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। और जैसे खुला हुआ देखा तो मैं यहाँ पे मेरी पत्नी लोग सोई हुई थी, मैं उन लोगों को जगाया तो तुम लोगों ने घर गेट खुला है, घर खुला हुआ है, तो बोला तो तब तक मैं उस लोगों को हल्ला करके सबको उठाया। घर देखा फिर मैं अंदर जाने लगा, देखा दरवाजा खुला हुआ था, दराज का ताला सब खुला हुआ था। जब चोर घर में प्रवेश किया तो आप लोग देख नहीं पाए? तो कितने बजे आप लोग को सुबह में पता चला कि हमारे घर में चोरी हो गया? 2:45। क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी हुआ है एक मेरे बड़ी लड़की का नाकान का झुमका, एक नथिया और एक टीका, और मेरा जो जसर है उसका मतलब कान का झुमका चोरी हुआ। कैश 50,000 रुपया। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम हुआ दिलीप साह। आपका घर? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के वीरपुर पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 2 बेटों ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल कर अपनी कामयाबी का परचम लहराया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी खुटौना के इसी पंचायत से एक बच्चे का रिजल्ट सामने आया था और इस प्रकार से कुल 3 लड़के इसी गांव से नीट की परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर परिवार व जिले का मान बढ़ाया है।
खुटौना प्रखंड के वीरपुर पंचायत के पिंडरौन गांव से इस वर्ष की नीट परीक्षा में एक ही गांव और एक ही परिवार से 2 छात्रों की सफलता ने यह एहसास दिला दिया कि इरादे अगर पक्के हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। वीरपुर पिंडरौन के 4 भाइयों के संयुक्त परिवार में से राम केवल मंडल के पुत्र जय नारायण मंडल एवं राम आशीष मंडल के पुत्र देव नारायण मंडल ने एक साथ नीट परीक्षा में कामयाबी का परचम लहराकर अपने परिवार व गांव का मान बढ़ाया। दोनों परिवारों के कुछ सदस्य गांव से दूर शहरों में रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं। जय नारायण मंडल के पिता राम केवल मंडल व देव नारायण मंडल के पिता राम आशीष मंडल दिल्ली में निजी वाहन के चालक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि अत्यंत साधारण स्थिति के मंडल परिवार ने राम केवल मंडल की पत्नी देवकी देवी संयुक्त परिवार के सारे बच्चों को लेकर पटना में किराए के एक सस्ते मकान में रहती है, जहां बच्चे खुद और कोचिंग की मदद से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जय नारायण और देव नारायण को नीट परीक्षा में मिली कामयाबी ने इनके हौसले को कई गुना बढ़ा दिया है। दोनों परिवार के 3 बच्चों की कामयाबी की चर्चा इन दिनों इलाके में लोगों की जुबान पर है और लोग इन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं। बाबा जागेश्वर मंडल, चाचा राम बाबू मंडल, राम सकल मंडल व झारी मंडल आशीर्वाद देते हुए खुशी से रोने लगे। क्षेत्रीय विधायक भारत भूषण मंडल ने स्वयं वीरपुर पिंडरौन जाकर नीट परीक्षा में सफल तीनों बच्चों को आशीर्वाद दिया और आगे सफलता की कामना की। इस गांव में 3 लड़का, 2 मंडल समाज का और 1 पूर्वे समाज का नीट कंप्लीट किया है। तो ये बहुत ही उत्साह भरने वाला खबर है इस पिछड़े पंचायत के लिए। तो ये तीनों बहुत मेधावी लड़का है जो कंप्लीट किया है। तो हमको जानकारी मिली तो हमने कहा कि चलिए मुखिया जी के यहाँ से होते हुए उन लोगों का भी हौसला अफजाई करें, उनका भी उत्साह वर्धन करें और उन्हें इस बात के लिए पुरस्कृत करें कि आप मेहनत के बल पर इतनी उच्च परीक्षा को पास किया। तो उन लोगों से भी मिल करके आए हैं और अभी तो हमको इस बात की खुशी है कि इस इलाके में देख रहे हैं कि बहुत लड़के मेडिकल में कम्पीट किया है। मझौरा उझौरा का भी 3-4 लड़का किया है। हम सब जगह जाएंगे और जो लड़के मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कठिन परीक्षा को पास करके इस इलाके का गौरव बढ़ा रहे हैं उन सब का हौसला अफजाई भी करेंगे, उनको पुरस्कृत भी करेंगे। तैयारी तो मेहनत से करना ही पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा और मोबाइल से हो सके जितना दूर रहिए उतना अच्छा रहेगा। मोबाइल डिमोटिवेट इधर उधर कर देते हैं। नमस्कार, मैं राशिद राजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें अब तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं खुटौना प्रखंड के वीरपुर पंचायत और वीरपुर पंचायत अंतर्गत जो है वार्ड नंबर 6 में मौजूद हूं। बताते चले कि बीते 13 जून को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा नीट यूजी 2023 का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कई ऐसे मेधावी छात्र थे जिन्होंने अपना जो है झंडा गाड़ा। वहीं आज खुटौना प्रखंड के वीरपुर में हूं और यहां एक ही घर के 2 मेधावी छात्रों ने नीट में क्वालिफाइड करके झंडा गाड़ा है। मैं दिखाना चाहूंगा, एक बार आप घर दिखा दीजिए कैमरामैन। ये वो घर है जहां पे जो भी पंचायत है काफी पिछड़े वर्ग में आता है और इनके जो परिवार है मजदूरी और खेती करके जो है भरण पोषण करते हैं। वहीं 2 बच्चों का जो स्थिति है, जो 2 बच्चों ने नीट क्वालिफाइड किया है वो यहीं के स्कूल से पढ़कर आगे पटना गए और वहां की गोल कोचिंग से इन्होंने तैयारी करके आज अपने माँ बाप का ही नहीं प्रखंड और जिले का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि ये 2 छात्र हैं जिन्होंने नीट यूजी 2023 में क्वालिफाइड किया और अपना झंडा गाड़ा। वही इनसे आज बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी किया और इनकी स्थिति क्या रही होगी तब जब ये पढ़ाई कर रहे थे। क्या इनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आप जैसे कि मैं आपको घर दिखा रहा, यहाँ के लोग मेहनती मजदूरी करके, यहाँ तक कि खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण करते हैं और इन लोगों को पढ़ाया करते थे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ? जय नारायण जी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे पढ़ते थे। और कौन से संस्थान से पढ़ाई किया आपने? गोली इंस्टीट्यूट। अच्छा, शुरू से पढ़े थे, प्राथमिक स्कूल से पढ़े थे। उसके बाद जो है ललौनिया से पढ़े थे, हंसराज गणराज जनता उच्च विद्यालय। जी, क्या परिणाम रहा वहाँ पे? फर्स्ट डिवीजन था, 399। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़े थे बीएन कॉलेज ये पटना से। वहाँ परिणाम रहा होगा? वहाँ 408 नंबर था। यानी कि आप टॉप करते रहे लगातार। जी, उसके बाद
उसके बाद गोल्ड इंस्टीट्यूट में पटना में एडमिशन लिया, एडमिशन लिया, वही रहकर तैयारी कर रहे थे। वही रहकर तैयारी कर रहे थे। आपकी जो है माता पिता का कैसा मतलब आर्थिक स्थिति, आपकी पढ़ाई के क्रम में कोई ऐसी समस्या आई? आर्थिक स्थिति तो खराब ही थी, फिर भी पढ़ाए हम लोग। पिताजी ड्राइवर है, माँ गृहिणी है। और आपके अलावा कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई। अच्छा, अभी जो आपने कामयाबी हासिल किया, कहा जाता है कि नीट क्वालिफाइड करके झंडा गाड़ा, तो इस कामयाबी का श्रेय किसे देना चाहिए? पूरे परिवार को, माता पिता को। अच्छा, क्या ऑल इंडिया रैंकिंग में क्या स्थान आया था? 17,462। मार्क्स क्या लाए? 622। ओबीसी में क्या मार्क्स रहा? ओबीसी में 7,462। अच्छा, क्या आगे जो आप डॉक्टर बनेंगे, एमबीबीएस जो भी बनेंगे, तो इसमें स्पेशलिस्ट क्या पसंद करेंगे? सर्जन बनना चाहिए। सर्जन बनना चाह रहे हैं। और आपका नाम क्या हुआ? नरेंद्र मंडल। जी, आप दोनों चचेरा भाई हैं। हाँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो है आपस में चचेरे भाई हैं और दोनों एक साथ तरह के तैयारी करके और आज जो है अपने गांव का नाम, यहाँ तक कि माता पिता का नाम जो है रोशन किया है। और इनसे भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी किया और लोगों के प्रति जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या इंस्पिरेशन छोड़ते हैं। कि सब अपने आर्थिक स्थिति को हावी नहीं होने देंगे। अच्छा, पढ़ाई के दौरान में आप लोग मोबाइल यूज करते थे? हाँ, ऑनलाइन। क्योंकि आजकल का ज्यादातर देखा जाता है रील्स तैयारी करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, वो सब कर रहे थे? नहीं। कितने घंटे पढ़ाई करते थे लगातार? मिनिमम 8 से 10 घंटे। 8 से 10 करते थे। मिनिमम उससे ज्यादा। और परिवार की स्थिति क्या रही होगी तब? परिवार की क्योंकि लगभग दोनों तो एक ही परिवार से आते हैं। पिताजी ड्राइवर करते हैं। पिताजी आपके भी ड्राइवर हैं। माता? माता गृहिणी है। अच्छा, और परिवार में कोई मजबूती, जैसे कि कोई मेरा पता है ना कि मेरा चाचा विधायक है, उस टाइप का? भाई कुछ नहीं है। भाई BMS पटना से। यानी कहा जाता है कि बड़े अगर आगे निकलते हैं तो उसके पीछे पीछे छोटे भी निकल जाते हैं। मतलब आपके बड़े भाई डॉक्टरी कर रहे हैं, तो उन्हीं को देख के आपको जो है वो इंस्पिरेशन आया कि हमें भी डॉक्टर बनना चाहिए। ठीक है। और आप कामयाबी का श्रेय किसे देंगे आप? पूरे परिवार, माता पिता और समाज को। नाम कीजिए, बाप दादा को नाम कीजिए, समाज को नाम कीजिए, गांव समाज में अपना नाम रोशन कीजिए, खानदान का नाम कीजिए और उसके बाद पब्लिक का सेवा जहाँ तक हो सके आप कीजिए। यहाँ पर एक देखिए दादी भी है और मिठाई ली हुई है अपने बच्चों को खिलाने के लिए। कैसा लग रहा है? आपका पोता जो है डॉक्टर बनने वाला है। बहुत खुशी है, बहुत खुशी हो रहा है। जैसे बड़ खुशी में थी सब पढ़ाने, आप लोग का नाम रोशन होगा, बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा। बहुत बहुत बढ़िया। तो आप लोग सब संयुक्त रहते हैं एक साथ? हाँ, सब एक अच्छी, बहुत बड़ा परिवार। अमूमन ये एक तरह से मिसाल हो गया कि लोग जो है आज के युग में भिन्न रहते हैं, कलह हो जाता है। नहीं। लेकिन आप लोग सब एक साथ हैं। हाँ, एक साथ। और एक साथ का यही परिणाम है कि बच्चा दोनों क्वालिफाइड कर गया। हाँ। वो इंस्पिरेशन। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अपने अवगत छिए कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के उनकर कार्यकाल पूर्ण भेलन है। ई 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण ले समर्पित रहल छे। एहि अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश स्तर पर महासंपर्क अभियान चलायल जा रहल है। यह कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आगमन झंझारपुर लोकसभा में भ रहल छन। आगामी 24 जून शनिवार को दिन के 1 बजे झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के सभा के आयोजन कैल गेल है। अपने से विनम्र आग्रह कि अपने एहि सभा में अवश्य पधारी। धन्यवाद। के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित TPC मेघदूतम सभागार में शिक्षक ललित कुमार द्वारा संग्रह हिलकोर का लोकार्पण किया गया। गौरतलब है कि इस मैथिली कविता संग्रह हिलकोर के लोकार्पण के समय पूर्व विधायक, SDO समेत अन्य पदाधिकारी व गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रखंड कार्यालय बेनीपट्टी स्थित TPC मेघदूतम सभागार में ललित कुमार शिक्षक द्वारा रचित मैथिली कविता संग्रह हिलकोर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने ललित कुमार की जीवनी व उनकी साहित्यिक यात्रा तथा उनके द्वारा रचित मैथिली कविता संग्रह हिलकोर पर अपने अपने विचार प्रकट किए। बेनीपट्टी विधानसभा के पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने अपने संबोधन में कहा कि ललित मृदुभाषी और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे, साथ साथ साहित्यिक प्रतिभा के भी धनी हैं। इनका प्रमाण उनके द्वारा रचित कविताओं से स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है। उन्होंने कहा कि उनके कविता में मानवीय संवेदना की एक झलक मिलती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी मनीषा ने कहा कि उन्हें बेहद खुशी हो रही है कि उन्हें मिथिला के इस विद्वान की धरती पर सेवा करने का अवसर मिला है। साथ साथ ललित कुमार जैसे परिपक्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति उनके कार्यालय में प्रतिनियुक्त हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी क्षेत्र के विकास में वहां की भाषा और लिपि का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के लोगों की यह सक्रियता और साहित्य के प्रति लगाव ही है जो मैथिली की बोली से भाषा तक पहुंचाया। प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपट्टी डॉक्टर रवि रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि ललित कुमार प्रशासनिक पदाधिकारी और कर्मियों के अत्यंत प्रिय हैं तथा उनकी कार्यशैली, उनकी साहित्यिक समझ आज उनकी पुस्तक में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कार्यक्रम का संचालन कर रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार दीप नारायण विद्यार्थी के द्वारा अपने संबोधन में ललित कुमार के जीवन परिचय व साहित्यिक यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि इनका जन्म मधुबनी जिला के बासोपट्टी प्रखंड अंतर्गत कोरियापट्टी बेलौना गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में, उच्च शिक्षा पटना में हुई। बाल्यकाल में माता का साया सर से उठने के बाद उनका लालन पालन पिता व चाचा चाची, दादा दादी व अवर माता की देखरेख में हुआ। हिंदी विषय से स्नातकोत्तर हैं तथा मैथिली और मिथिलाक्षर के प्रति इनका प्रेम सर्वविदित है। इन्होंने कविश्वर चंदाझा रचित मिथिला भाषा रामायण तथा श्रीमद् भागवत गीत का मिथिलाक्षर में लिप्यंतरण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है।
इनके इन कीर्तियों के लिए अचल मालवीय सम्मान, जागृति सम्मान, विद्यापति सम्मान सहित कई सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है। वे वर्तमान में हरलाखी प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कन्या जिरौल में सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। इनकी धर्मपत्नी आशा कुमारी भी सरकारी शिक्षिका हैं। 2 पुत्री और 1 पुत्र हैं। मौके पर उपस्थित लोगों के द्वारा हिलकोर के प्रति विचार प्रकट किया गया। इससे पूर्व आगत अतिथियों पत्रकार मदन कुमार झा, आमोद झा को मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और दुपट्टा से सम्मानित किया गया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन ललित कुमार के मित्र जगदीप झा ने किया। मंच पर उपस्थित पार्षद, विधायक जी, पार्षद प्रतिनिधि, वीडियो साहब, मीडिया बंधु और यहाँ जो भी सज्जन उपस्थित हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं, इसका मतलब है उनकी रुचि साहित्य काव्य में है और सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ललित जी का जो आज पोथी विमोचन हुआ है, ये एक ऐसा विषय वस्तु लेके आए हैं जो हमारे डेली के जीवन से संबंधित है। और बहुत मुझे इस बात की भी खुशी है कि ललित जी मेरे ही कार्यालय में, मेरे ही ऑफिस में प्रतिनियुक्त है। तो ऐसे लोगों के बीच जिनकी भावना, जिनके विचार इतने परिपक्व हैं, इतने मैच्योर हैं, तो मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि यहाँ के लोग जो हैं साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। एक वाक्य में बताना चाहूँगी, जब मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ था मुजफ्फरपुर से, तो मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि कहाँ ट्रांसफर हुआ, तो मैं बताई थी मधुबनी। तो उसने बताया कि मधुबनी मतलब मैथिली भाषा से मिठास टपकता है, शायद इसी वजह से ये मधुबनी होगा। यहाँ की मधु जो है इसकी भाषा ही होगी। और जब मैं बचपन में मुझे याद है कि मैथिली एक बोली थी, लेकिन आप लोगों के कोशिश से, आप लोगों के साहित्य चिंतन से ये एक भाषा बन चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले भी मैं अखबार में देख रही थी कि अब इसमें विज्ञान की भी पढ़ाई होगी। इसका मतलब है कि दिन प्रतिदिन मैथिली जो है एक नई ऊंचाई को छू गई है। कहीं न कहीं इसमें आप लोगों का योगदान है। इतनी साहित्यिक मंथन, इतने मैच्योर विचारधारा, इतनी गहराई जिस भाषा में होगी, वो भाषा नई नई ऊंचाइयों को छूएगा। और एक मैं आप लोगों को एक अपना विचार साझा करना चाह रही हूँ। एक व्यक्ति एक साहित्यकार से पूछता है कि अगर किसी साम्राज्य को नष्ट करना हो तो क्या किया जाए, तो वो व्यक्ति जवाब देता है अगर उसका प्रशासन नष्ट हो जाए, उसके राजा मंत्री की मृत्यु हो जाए, तो उसका जो एक पीढ़ी नष्ट हो जाती है, एक साम्राज्य नष्ट हो जाता है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर उसका साहित्य नष्ट कर दी जाए तो उसकी सभ्यता समाप्त हो जाती है। और ये सभ्यता कई पीढ़ियों की होती है, पीढ़ियां और पीढ़ियां। शायद इस वजह से ही हमारे जो नालंदा में जो बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सोमवार की सुबह रामचरितमानस पाठ के साथ विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभावास का शुभारंभ हुआ। वहीं शाम में दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति शशिनाथ झा के द्वारा पार्थिव शिव पूजन स्तंभ का विधिवत उद्घाटन किया गया। वहीं बतौर मुख्य अतिथि मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने मौके पर उपस्थित लोगों को मैथिली में संबोधित किया। विश्व प्रसिद्ध सौराठ सभावास का सोमवार को विधिवत शुभारंभ किया गया। सभावास की शुरुआत सुबह रामचरितमानस पाठ से हुआ। वहीं शाम 5 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आमंत्रित बतौर विशिष्ट अतिथि संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति शशिनाथ झा, पूर्व कुलपति रामचंद्र झा ने आकर पार्थिव शिव पूजन स्तंभ का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं कुलपति ने कहा कि सौराठ सभा का इतिहास काफी पुराना है। इसके वजूद को पुनः लौटाने के लिए हर ब्राह्मण को यह संकल्प लेना होगा कि कम से कम सौराठ सभावास के दौरान अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराए, ताकि आने वाली पीढ़ी को इस धरोहर के प्रति रुचि जगे। मौके पर बतौर अतिथि आमंत्रित सदर एसडीओ अश्विनी कुमार ने उपस्थित लोगों को मैथिली में संबोधित कर लोगों के दिल में अपना स्थान बनाया। एसडीओ ने कहा कि निश्चित ही यह ब्राह्मणों की बहुत बड़ी धरोहर है और इसका विकास होना भी चाहिए।
कुछ तकनीकी समस्या है, इसे अगर दूर कर लिया जाए तो प्रशासनिक सहयोग भी मिलेगा। डॉक्टर इंद्र मोहन झा ने कहा कि हम लोगों को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम मैथिल ब्राह्मण न बेटी की शादी में दहेज देंगे, न बेटे की शादी में दहेज लेंगे। सौराठ सभा विकास समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू ने कहा कि अपनी पंजीकृत व्यवस्था को जीवित रखने के लिए हम सभी को अपने बेटे व बेटी की शादी भले ही कहीं करें, लेकिन सिद्धांत जरूर करवाएं। सौराठ विकास समिति के सचिव शेखर चंद्र मिश्र की अगुवाई में उपस्थित अतिथि का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान ब्राह्मण महासभा संस्थापक अध्यक्ष इंजीनियर आशुतोष कुमार ने कहा कि सुबह 9 बजे ऐतिहासिक स्थल से चाणक्य जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। आध्यात्मिक प्रवचन को मैं पढ़ने ईश्वरा से तोरा करते अंगीरा के और जनक उनका 1503 जमीन थी, उनके नाम पर ये सबका एक मिथिला के महान ऐतिहासिक और एक सांस्कृतिक परंपरा के जे सौराठ सभा सबका स्वागत करे छी, अभिनंदन करे छी। दूसरी मोटा मोटा बात जे अभी अध्यक्ष जी कहलखिन कि एक मिथिला के सांस्कृतिक क्षेत्र है, हमर सबके दायित्व है, प्रशासनिक अधिकारी के हमर डबल दायित्व है कि क्षेत्र के विकास के कुछ करल जाए। कुछ तकनीकी एक समस्या है, जेना कि भूमि जब विकल है, महाराज है और सरकार के नहीं है, अहाँ सब ट्रस्ट बनाएगा और ट्रस्ट एक पब्लिक टाइप की चीज है, तब लोग भूमि लेकर कर जाते हैं, कुछ योजना में सके हैं, चाहे आपके रिक्वेस्ट में हमें सब अतिक्रमण नहीं हटा सके हैं। कुछ तकनीकी के बाद रिक्वेस्ट करेंगे अपने दूर किया गए, तब हम योगदान कर सकेंगे। अगर सरकार के भूमि रहती है, सरकार जरूर कुछ न कुछ करती है, हमारा लगे सरकार जो बहुत कुछ नहीं कर पा रही है, तो हो सके ये रीजन देते हैं, बाकी करवा सके। दूसरा की ये परंपरा जहाँ की बहुत पुराना है, तकनीकी ज्ञान के कारण से कम्युनिकेशन के पहले साधन नहीं रहे, आप कम्युनिकेशन के बहुत सारा साधन है, टेलीफोन, वेबसाइट का, अखबार के माध्यम से, तो ये लेकिन सब अपना के पुराना परंपरा है। हम बचपन में बिहार की किताब में बिहार की सांस्कृतिक परंपरा में हम किताब में हमने ये सब कभी अभ्यास पढ़ने में चीज होता है, लेकिन अब थोड़ा चीज का मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न तरीका अपना खड़ा है, सिर्फ जे पर्पस हो रहे उतने तक नहीं सीमित रहता है, एक जे विषय है ओकरा हम सब विस्तार सब कर सके। जैसे कि पिछली बार एक बड़ा अच्छा परंपरा बना है कि 11 लाख शिवलिंग था, 100 करोड़ शिवलिंग था, तो वो परंपरा यहाँ के बाद राजेनगर में चले गए और तो सिर्फ दिखावटी के माध्यम नहीं रह जाए, कोई के माध्यम से अपन मिथिला संस्कृति, मिथिला संस्कार या मिथिला के परंपरा जो पॉजिटिव हमका सब रहे, बाकी लोग की तुलना में वो सब चीज में चाहे अपन बच्चा का संस्कारित करावे रहता, चाहे कुछ एहन चीज जे कि नया इनोवेटिव करल जा सकैया, जेना कि शादी के पहले बाद में आजकल लगे छै गांव घर में जने होय छै, घरे घर में जने होय छै, और बहुत खर्च लागे छै, कहां से इहो करवा सके एक सामूहिक जनो परंपरा शुरुआत कर सके। ओमे कोई सिंगल व्यक्ति अगर कोई अपना घर में जनो करते है, लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्च हो जाए छै। अगर सामूहिक 100 हजार परिवार के साथ हो जाए तो वैसा एक खर्च हो छै। अन्य यहाँ से हम सब सोची की करे जा सकैया, करवे जा सके कि पहले के जमाना अलग है, आज जमाना बहुत तरह के चेंजेस है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी के मुदित पाठक ने अपनी पुस्तक एक बार फेलो हमेशा फेलो के लिए 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने बताया है कि इस पुस्तक से आने वाले सभी लाभ युवाओं के शिक्षा में दिए जाएंगे। मधुबनी स्थित मुदित पाठक ने अपनी पुस्तक एक बार फेलो हमेशा फेलो के लिए 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। उन्होंने इस पुरस्कारों के माध्यम से मधुबनी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाई है। यह पुस्तक का पहला भाग है और दूसरा भाग 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि पुस्तक के सभी लाभ ग्रामीण भारत के युवाओं की शिक्षा योजनाओं के विकास में जाएंगे। उनकी पुस्तक आज के युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से है।
उन्होंने अपनी पुस्तक को जिला पुस्तकालय मधुबनी को दान किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पुस्तक को जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, जिला परिषद, विकास आयुक्त लेसा सिंह, मंत्रिमंडलीय मंत्री और अन्य को उपहार में दिया है। इसके साथ ही वह स्वास्थ्य विभाग में गांधी फेलो के रूप में कार्यरत हैं और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी उद्यमी सोच ने उन्हें केवल 22 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने का मौका दिया है। उनका दृष्टिकोण परिवर्तन लाने का है और वे खुद परिवर्तन करके इसका प्रमुख उदाहरण होना चाहते हैं। वह मधुबनी में शिक्षा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, स्वच्छ लोहिया बिहार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जिले को सशक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वह नवदान भी शुरू कर रहे हैं, जो कक्षा 9 से 12 तक के युवाओं के लिए 6 महीने का फेलोशिप है, जिससे उनके कौशलों को सुधारा जा सके ताकि वे अपने आप को सर्वोत्तम संस्करण बना सके। यह उनकी दूसरी पुस्तक है जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अमेजॉन, गूगल, किंडल, गुडरीड्स पर उपलब्ध है। यह पुस्तक बहुत जल्द ही ई-बुक प्रारूप में भी उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खुटौना प्रखंड के लौकहा थाना क्षेत्र से भीषण डकैती की खबर सामने आ रही है, जहां चतुर्भुज पिपराही में एक ही रात में 3 घरों में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। तकरीबन 25 से 30 की संख्या में नकाबपोश अपराधियों ने आकर घर के लोगों के साथ मारपीट की और सभी जेवरात व नगद पर हाथ साफ कर चलते बने। लौकहा थाना क्षेत्र के चतुर्भुज पिपराही गांव में सोमवार की मध्य रात्रि में 2 दर्जन से अधिक अपराध कर्मियों ने गांव के पूर्वी भाग में स्थित क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय जागेश्वर घोष के पुत्र डॉक्टर गोपेश्वर घोष, उनके फरीक आनंद कुमार तथा चंद्रकांत माझी के घरों पर हमला कर दिया। अपनी पहचान छिपाने के लिए अपराध कर्मी मास्क से चेहरे ढके हुए थे। सर्वप्रथम स्वर्गीय जागेश्वर घोष के पुत्र डॉक्टर गोपेश्वर घोष के घर पर अपराध कर्मियों ने धावा बोला। बाहरी फाटक का ताला तोड़ घर के अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर घोष परिवार समेत मधुबनी में रहते हैं। उनके खाली घर में उनके अपने ही फरीक आनंद कुमार ऊपर की मंजिल के एक कमरे में सोए, जबकि उनके पुत्र प्रियेश नीचे एक कमरे में सोए थे। अपराधी दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुए और बिस्तर पर सोए हुए प्रियेश को जगाकर कब्जे में लिया, मारपीट की। प्रियेश को साथ लेकर मारते पीटते सभी ऊपर ले गए, जहां कमरे में प्रियेश के पिता आनंद कुमार सोए थे। उसे भी जगाकर उनके साथ भी अपराधियों ने मारपीट की। उन्होंने कमरों के अंदर की अलमारी व बक्सों के ताले तोड़ तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके बाद पिता पुत्र को साथ लेकर दूसरे घर यानी कि आनंद कुमार के घर दाखिल हुए। आनंद की पत्नी बेबी सोई हुई थी। उस कमरे में अलमीरा को खोल अंदर रखे 8 तोला वजन के सोने के आभूषण व 30,000 नगद निकाल लिए। उन्होंने बेबी के शरीर से सोने व चांदी के आभूषण उतरवा लिए। इसके बाद अपराध कर्मी तीसरे यानी कि चंद्रकांत माझी के घर में ताले तोड़कर दाखिल हुए। 2 कमरे में सोए चंद्रकांत माझी के पुत्र अमित व सुमित के साथ भी उन्होंने मारपीट की और ट्रंक को तोड़कर अंदर रखे 35,000 नगद निकाल लिए। तीनों घरों में डकैती व लूटपाट की घटना को अपराधियों ने आधे घंटे के अंदर अंजाम दिया और लूट का सामान लेकर जिधर से आए थे उधर ही अर्थात पूरब की ओर भाग निकले। खबर पाकर वारदात की थोड़ी देर बाद लौकहा के थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल पुलिस बल के साथ मौके वारदात पर पहुंचे, लेकिन तब तक अपराधकर्मी भाग निकले थे। इसके थोड़ी देर बाद फुलपरास की एसडीपीओ कुमारी दुर्गा शक्ति ने घटनास्थल पर आकर काफी देर तक मुआयना किया, जानकारी एकत्र की। मंगलवार सुबह फुलपरास के सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। एसएसपी जयनगर से वहां के स्वान दस्ते के एक खोजी कुत्ते को मंगाया गया। खोजी कुत्ते द्वारा इस बात की पुष्टि हुई कि अपराधी गांव के पूरब की ओर से आए थे और डकैती की इस वारदात को अंजाम देकर उसी ओर लौट गए। इस घटना की जानकारी पाकर क्षेत्रीय सांसद रामप्रीत मंडल तथा क्षेत्रीय विधायक भारत भूषण मंडल भी घटनास्थल पर पहुंचे और डकैती की वारदात के शिकार परिवारों से मुलाकात कर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर इस आपराधिक घटना के लिए जिम्मेवार अपराधियों को शीघ्र धरपकड़ किए जाने तथा आम लोगों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपाय करने का आग्रह किया। मार्केट ऐसा लिखा है और यहाँ भी इन्होंने कोशिश किया कि कुछ हाथ लग जाए, लेकिन उनको कुछ हाथ लगा नहीं। उसके बाद दूसरा नंबर ये आता है, इस साइड आपको मैं दिखाना चाहूँगा, चंद्रकांत माझी जी का ये घर है। यहाँ भी इन्होंने कुछ न कुछ जो है छोटा मोटा कुछ लूटपाट किया है। और तीसरा जो आप ये देख रहे हैं आनंद कुमार का घर है ये। यहाँ रात के 12:30 बजे 25 की संख्या में डकैत आते हैं मास्क पहने हुए और कहा जाता है हथियार से लैस और छोटा मोटा जो है लूटपाट, जैसे कि इन्होंने बयान दिया कि 30,000 रुपया कैश और 7 से 8 भर गोल्ड आभूषण जो है लूट के ले गए हैं। और यही नहीं, इनके जो
गिरिस्वामी हैं और उनके लड़के हैं, उनके साथ मारपीट भी किया है। और अभी यहाँ पे जो भी पुलिस पदाधिकारी है वो पहुंच रहे हैं, साथ ही पुलिस अधीक्षक भी बताया जा रहा है कि यहाँ पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करेंगे। कुछ देर पहले यहाँ पे एक डॉग स्क्वाड जो खोजी कुत्ता होता है वो भी पहुंच गया है और जो है जगह जगह तलाशी की जा रही है और पुलिस जो है काम कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना के 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद जो है पुलिस पहुंची है और तब तक जो है जो भी आरोपी था, जैसे कि कहा गया है कि असामाजिक तत्व टाइप के लोग थे जो कि लूटपाट के नेपाल सीमा में प्रवेश कर गए। बेबी कुमारी। क्या मामला है? बताया जा रहा है रात में लूटपाट किया है। पहले डॉक्टर गोपेश्वर घोष जी हैं, उनके मकान में घुस करके सारा तोड़ फाड़ किया, वहाँ पे कुछ नहीं मिला। गोपेश्वर घोष डॉक्टर है। हाँ, फिर मेरे हस्बैंड है, उनको भी खूब मारपीट किया, मेरे बेटे को भी बहुत मारपीट किया। वहाँ कुछ सामान नहीं मिला तो बंदी बना करके यहाँ ले आया बच्चा को। तो मेरा बेटा बोला खोल दो मम्मी, रूम जो लेना होगा अपना ले लेगा। तब हम खोल दिए, सोचे कि अभी लोग ले लेगा तो मेरे बेटे का जान बच जाएगा किसी तरह। हम तो पूरा घबरा गए थे। फिर सब ये लोग लूटपाट करके 20-25 आदमी से था, सब वो लोग चला गया। 20-25 आदमी के साथ थे? हाँ, हथियार सबके पास था। पीठ में मास्क लगाए हुआ था, हाँ, हाफ पैंट पहने हुआ था, गंजी पहने हुआ था, मतलब 30 साल, 18 साल, 35 साल इस एज का सब था, सब गंजी पैंट में था। हाँ, एक तो हमको बोला कि इसको मत पूछो, इसको मत पूछो। हम तो चेन यहाँ रख दिए थे, सब सामान तो ले ही गया, तो अब क्या बताएंगे। कान का जो पहने थे, जो हमको बचाया, वो बोला कि कान का लो, पिस्तौल ऐसे किया, था नहीं था तो नहीं कह सकते हैं, तो हम कान का भी निकाल करके दे दिए। मतलब हम लोग सब सुरक्षित हैं, तो ले लो, कान का भी ले लो। मारपीट ऐसा नहीं, हम लोग को कुछ मारपीट नहीं किया, लेकिन मेरे बेटे को बहुत मारा, आप लोग तो देख ही रहे हैं। हाँ, रवि प्रकाश नाम है। तो थोड़ा बहुत रहता है, वो अपना ले गया होगा, क्या ले गया नहीं ले गया, अब सब कुछ तो। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के विभिन्न जगहों पर जिला पदाधिकारी व जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान 2 चक्का 4 चक्का वाहन के साथ साथ पिकअप और ट्रैक्टर की जांच की गई। गौरतलब है कि इस जांच के क्रम में तकरीबन 99,500 रुपए के राजस्व वसूली भी की गई। जिला पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर मधुबनी शहर के विभिन्न जगहों पर 2 पहिया वाहन के साथ साथ ट्रैक्टर और पिकअप वाहन की जांच की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन ने कहा कि जिले में वाहन के चालक को साप्ताहिक जांच के क्रम में कुल 99,500 रुपए का चालान काटकर राजस्व वसूली किया। मोटरयान निरीक्षक ने चालकों को निर्देश दिया कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। मोटर वाहन निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने शनिवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर एएसआई के सहयोग से हेलमेट जांच किया। शाम तक 99,500 की राजस्व वसूली की गई। वहीं सभी 2 पहिया वाहन चालकों को निर्देश दिया कि अपनी जान की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को देखते हुए हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने, जिससे आए दिन दुर्घटना होने पर चालक की जान बचाई जा सके। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब जारी रहेगी। वहीं जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरन ने ट्रैक्टर और पिकअप वाहन की जांच के क्रम में चालान काटकर 1,35,000 राजस्व वसूली की। उन्होंने कहा कि शहर के तकरीबन सभी ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट व रजिस्ट्रेशन नंबर के चलता है और जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जुलाई के बाद से शहर के जितने भी ई रिक्शा और ऑटो हैं सभी की जांच की जाएगी। उनकी क्षमता के अनुसार ई रिक्शा ऑटो चालक को निर्देश दिया जाएगा कि क्षमता से अधिक लोगों को नहीं बैठाए। बताया जा रहा है कि वर्तमान में मधुबनी में एकमात्र मोटरयान निरीक्षक के द्वारा साप्ताहिक जांच शनिवार को किया जाता है, कारण एक ही एमवीआई 2 जिला मधुबनी और सीतामढ़ी के प्रभार में है। सर, अभी परिवहन विभाग द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है, इस संबंध में कुछ जानकारी। विदित हो कि ये जो अभियान चल रहा है वाहनों के चेकिंग का, इसमें मात्र हेलमेट और सीट बेल्ट को कवर किया जा रहा है। आप जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो 2 पहिया वाहन चालकों की होती है और उसमें भी वैसे चालकों की संख्या ज़्यादा है जो बिना हेलमेट के दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अतः हम वैसे सभी 2 पहिया वाहन चालकों से अनुरोध भी करते हैं। हमारे द्वारा कार्रवाई तो की ही जा रही है, साथ ही साथ अनुरोध करते हैं कि वो हेलमेट पहन करके चलें
ये उनकी खुद की सुरक्षा है। यदि वो अपने खुद सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इसका खामियाजा उनके परिवार को भुगतना होगा और इस दिशा में लगातार कार्रवाई मेरे द्वारा की जाती है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।